जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक राज आपको इस चैनल पे आपका एक बार पुनः हार्दिक दिल से आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज से हम लोगों ने एक जो है सिलसिलेवार एक आपके लिए बैक टू बैक एमसीक्यू का पैटर्न ले आए हैं, जो कि आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस के साथ साथ बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए से संबंधित होगा। और जो आपके परीक्षा में जो भी पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो करते हुए सारे प्रश्न को जहां तक संभव हो सकेगा उसके लिए हम लोग एमसीक्यू में आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि चैनल पर पहले से भी आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा व्यस्तता के कारण अभी ये आपको इतना समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन ऑलरेडी जो हम लोग का पैड कोर्स था वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, इसलिए अब हम लोग इस चैनल पर अपना फोकस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था कि प्ले स्टोर पे क्यूबिक्स क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आपको नए आपके गाइडलाइन के हिसाब से जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस के साथ साथ जो आपका बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के साथ साथ तमाम माइनर मेजर एक्ट और रेलवे के जो रेलवे के जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट हैं जो आपके परीक्षा में पूछना एक्सपेक्टेड है, तो वहाँ से मिसलेनियस प्रश्नों पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 100 प्रश्नों का सेट है और 100 प्रश्न में आपको 80 क्वेश्चन ही करने हैं। 80 और उसमें एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर है और 0.33 नंबर का जो है उस पर माइनस मार्किंग है। और निर्धारित समय में आपको परीक्षा देना है। आप अपना जाँच कर सकते हैं कि आप परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं और वहाँ से आपको बिल्कुल नए प्रश्न मिलेंगे। आपको चाहे वो रेलवे एक्ट का हो, चाहे वो आरपीयूपी एक्ट का हो, चाहे आरपीएफ रूल का हो, या माइनर मेजर एक्ट हो, या आपका बीएनएस हो, बीएनएसएस हो, आपके पूरे गाइडलाइन को कवर करते हुए विशेषज्ञों की मदद से 40 से 50 सेट आपके लिए बनाए जा रहे हैं। वहाँ पे अभी फिलहाल में 10 सेट वहाँ पे पड़ा हुआ है। आप वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ से इस तरह के प्रश्नों को आप पर प्रैक्टिस करने का मिलेगा। ये वीडियो आपको इसलिए बनाया जा रहा है कि आप देखें इस तरह के प्रश्नों का समावेश वहाँ के प्रश्नों में किए गए हैं और इस तरह के प्रश्न आपके प्रैक्टिस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सिलसिलेवार एमसीक्यू का ये पैटर्न। और ये एमसीक्यू का पैटर्न चलता रहेगा। हमारा कमिटमेंट है कि जब तक आपके योग्यता में हमारी सहभागिता नहीं हो जाती है तब तक हमारा ये प्रयास जारी रहेगा और हमेशा जो है इसके लिए हमारा अपना 100% हमारा एफर्ट रहेगा उसके लिए आप लोगों तक ये जानकारियों को पहुंचाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का जो है यह दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो है हम लोग आज देखेंगे 50 प्रश्नों को सेट करेंगे। 50 प्रश्नों पर हम लोग आज की प्रैक्टिस करेंगे और ये सभी प्रश्न जो है आप लोगों के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंतर्गत जो है हम लोग सेक्शन 9 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। सेक्शन 9 तक के प्रश्नों को यहाँ से कवर करेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके प्रैक्टिस के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्नों का पूछा जाना बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड है। आप लोग से पुनः हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। नए लोग जो भी आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें, अपने दोस्तों में बांटें, इस चीज़ को बताएं। तो यहाँ से आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न शो हो रहा है, आप देख रहे हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता किस तारीख से लागू हुई। यह चैप्टर 1 का प्रश्न से हम लोग प्रश्न शुरू किए हैं और आइए शुरू करते हैं। तो इसमें दिया गया है पहला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता किस तारीख से लागू हुई। 1 जनवरी 1973, 1 अक्टूबर 1973, 1 जनवरी 1974 और 1 अप्रैल 1974। तो सबसे पहले बता दें कि जो हमारा सीआरपीसी है, सीआरपीसी के चैप्टर 1 में जो है दिया गया है 3 खंड दिए गए हैं और 3 खंडों में दिया गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और इसका प्रवृत्ति, जिसको कि हम लोग आगे के प्रश्नों में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। एक तो 1 जनवरी 1973 को ध्यान रखना है और 1 अप्रैल 1974 को, क्योंकि जनवरी 73 में यह बिल जो है संसद में पेश किया गया और यह पास होकर 1 अप्रैल 1974 को एक जो है कानून का रूप लिया और इसकी लागू तिथि हो गई 1 जनवरी 1974। जो कि हमारा ये प्रश्न है कि सीआरपीसी की जो है लागू तिथि क्या है, तो इसकी लागू तिथि 1 अप्रैल 1974 है। 1973 थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है क्योंकि 1973 में यह जो है अधिनियम बना था, लेकिन यह लागू कब से हुआ, 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है
देखिए इसमें दे दिया है कुछ चीज़ें। धारा 1 का कुछ एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लीजिए। जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता लगी है कि एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, आपको दे रहे हैं। देखिए धारा 1 में जो हम 3 खंड की बात कर रहे थे उसमें क्या क्या है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के नाम से इसको जानते हैं। लेकिन लागू तिथि की बात होती है तो 1 अप्रैल 1974 जो है इसका लागू तिथि इसको होता है। तो थोड़ा सा यहाँ से कन्फ्यूजन होता है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा हाईलाइट करके इसको दिखा रहे हैं। तो इस अधिनियम का नाम क्या होगा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत पर है। वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 जो है, इसके पहले जो है इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पे नहीं था, कुछ जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पे था। लेकिन वर्तमान में 21 अक्टूबर 2019 के बाद जब से जो है इस तरह का हुआ है तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, विविध जम्मू कश्मीर। अगला इसका है चैप्टर 2 में ही दूसरा खंड इसका दिया हुआ है। इस संहिता के अध्याय 8, 10, 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध, यानी कि जो यह हमारी संहिता है इसका चैप्टर 8, 10 और 11 यह जो है इसके उपबंधों से भिन्न उपबंध जो है यह नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। इसीलिए पूछा जाता है कि क्या जो है सीआरपीसी संपूर्ण भारत पर लागू है, तो कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कि ये आंशिक रूप से लागू है। तो आंशिक रूप से लागू होने का मतलब यही है, ये अध्याय 8, 10 और 11 ये तो संपूर्ण भारत है, लेकिन उसको छोड़कर बाकी और जो भी अध्याय है यह जो है नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। अब प्रश्न आता है कि 8, 10 और चैप्टर क्या है, तो इसका चैप्टर थोड़ा सा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। चैप्टर 8 क्या है इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि कई बार आता है यह जो है परिशांति और सदाचार कायम करने के लिए जो है जनजातीय और नागालैंड क्षेत्रों में परिशांति ये थोड़ा सा लिखने में ये हो रहा है, परिशांति व सदाचार से संबंधित है। यह जो है जो चैप्टर 8 है या अध्याय 8। चैप्टर अगर 10 की बात करें तो चैप्टर 10 जो है यह कह रहा है कि लोक व्यवस्था व शांति, ये जानकारी के लिए महत्व आपको दिया जा रहा है। इसका आपके परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछने का एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन आपको जानकारी रखना चाहिए। और चैप्टर 11 इसका क्या कह रहा है, चैप्टर 11 कह रहा है कि पुलिस के निवारक कार्य, पुलिस का जो निवारक कार्य है उससे संबंधित जो है प्रावधान जो है पुलिस के निवारक कार्य। तो 8, 10 और 11 यह जो है नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होके 8 और 10 चैप्टर का हेडिंग यही है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए तीसरा खंड इसका कह दिया, यह 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा, यानी कि 1 अप्रैल 1974 से यह जो है धारा प्रवृत्त होगी। आशा है क्लियर हो गया चैप्टर 1 का जो है यह भाग। आगे चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता में जमानतीय तथा गैर जमानती अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता में जो जमानती और जो गैर जमानती अपराधों का वर्गीकरण, सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि जमानतीय और गैर जमानती जो अपराध हैं इसको कहाँ परिभाषित किया गया है, तो इसको 2 के ए में परिभाषित किया गया है। जो 2 के ए में इसको परिभाषित किया गया है, यह कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी, इसको ध्यान रखिए। और धारा 2 का ए यही कहता है कि प्रथम अनुसूची में जो अपराध जमानती तथा गैर जमानती अपराधों के रूप में वर्गीकृत हैं वही जो है जमानती तथा गैर जमानती अपराध हैं। तो प्रथम अनुसूची में जो है जमानती और गैर जमानती, इसमें 5-6 कालम है जिसके अंतर्गत तमाम चीज़ें हैं, जिसमें जमानती, गैर जमानती जो है इसमें क्या बोलते हैं संज्ञेय, असंज्ञेय, इसमें 5-6 कालम है। अपराध की प्रकृति, कई सारी चीज़ें इस पे होती है। किसी अदर वीडियो में हम लोग इसके लिए बात करेंगे, लेकिन इस तरह के प्रश्न प्रथम अनुसूची में जो है जमानती और गैर जमानती अपराधों का वर्गीकरण किया गया है और इसको सेक्शन 2 के ए में इसको परिभाषित किया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 4 आ गया। अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के प्रश्नों को घुमा फिराकर आपसे पूछने का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। तो इस तरह के प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए। हमारा इस तरह के प्रश्नों को बनाने का मतलब यही है कि आप हर तरह से अपने आप को तैयार रखिए कि कहीं से भी आपको कोई असुविधा न होने पाए। प्रश्न को समझिए। सबसे पहले क्या कह रहा है कि अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आता है, यानी कि इन चारों अपराधों के अंतर्गत वो कौन सी प्रक्रिया है जो दंड प्रक्रिया के अंतर्गत इस दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे कि आपको मालूम है संज्ञेय ये अपराध है, प्रथम अनुसूची में ये भी दिया गया है संज्ञेय अपराध।
इसका किस में दिया गया है, इसका परिभाषा किस में दिया गया है, 2 के सी में संज्ञेय अपराध दिया गया है। असंज्ञेय अपराध इसकी परिभाषा किस में दिया गया है, 2 के एल में दिया गया है। इसको 2CL CL जो मिलता है कैजुअल लिब, उसे संज्ञेय अपराध को सी में और असंज्ञेय अपराध को एल में किया गया है। समन मामले किस में हैं, तो समन मामले को हम लोग W में 2 के W में जो है समन मामलों को देखते हैं। और वारंट मामले कौन है, तो 2 के X में हम लोग वारंट मामले को देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये चारों चीज़ें हैं, संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानती, गैर जमानती, समन मामले, वारंट मामले, ये सभी हमारे इसका वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आता है। तो इस लिहाज से इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत CRPC से संबंधित अपराधों को वर्गीकृत किया गया है। देखिए वही प्रश्न घूम फिर के आ गया, इस तरह के प्रश्न घूम फिर के आते रहते हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है। तो देखिए प्रथम अनुसूची में, अभी हम लोग का है सूची यह हो गया, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत CRPC से संबंधित अपराधों को वर्गीकृत किया गया। इसमें 5-6 कालम है और उसको जब हम लोग उस कालम को अब देखेंगे, प्रथम अनुसूची का जो कालम है, तो उसमें आपको जो है संज्ञेय, असंज्ञेय, उसमें जमानती, गैर जमानती अपराध का की प्रकृति क्या है, उसको कौन सा न्यायालय उसके लिए दंडित करेगा, कौन सा न्यायालय उसके लिए, तो ये सारी चीजें जो है उसके अंतर्गत बना हुआ है। ये हमारा अलग विषय हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न का इसका सही आंसर क्या हो गया, प्रथम अनुसूची में, प्रथम सूची में जो है अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा ये प्रयास, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आपके बड़े निराशाजनक बात ये होती है कि आपके कमेंट नहीं आते हैं, जो कि इस तरह के मेहनत करने से थोड़ा सा रोकता है। अगर आपके कमेंट आते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आगे काम करने का हिम्मत बनता है। आपको मालूम ही है कि ये सारी चीज़ें करने में कितना समय वेस्टेज होता है, कितना टाइम लगता है। और आप लोग कमेंट जरूर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन हो, हम आगे बढ़े। और चैनल को अपना सपोर्ट आप बढ़ के दीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है हमेशा आपके काम आने वाला है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान के किस सूची का विषय है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, इसको आप लोग देख लीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ये सूचियाँ होती हैं जिसके अंतर्गत जो है तो संविधान के किस सूची का विषय है, तो इसका ये प्रश्न याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। यह समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय दंड प्रक्रिया संहिता जो है, जो हमारी CRPC है, यह जो हमारा प्रोसीजरल लॉ है, यह जो है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब यह होता है कि केंद्र सरकार का के अंतर्गत अगर मामला है तो केंद्र सरकार इसको लागू करेगी, और राज्य सरकार के अंतर्गत अगर मामला है तो राज्य सरकार करेगी। यानी कि किसी एक का इस पर एकाधिकार नहीं है, समवर्ती सूची के अंतर्गत ये आता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता में कितने अध्याय व कितनी धाराएं हैं। बहुत सा जेन्युइन प्रश्न आपको लग रहा होगा, बहुत छोटा सा प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें इस तरह के प्रश्नों में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। और जो प्रश्न जितना ही हल्का होता है वह सबके लिए उतना ही हल्का होता है, और जितना प्रश्न भारी रहेगा वो सबके लिए भारी रहेगा। इसलिए छोटे प्रश्नों पर बिल्कुल कोई, हर एक प्रश्न को, जैसे कि आप देख रहे होंगे क्रिकेट में जो है जो बल्लेबाज होता है वो किसी भी गेंद को हल्के में नहीं लेता है, हर बाल को रीड करता है और हर बाल पे जो है अपना 100% इफर्ट करता है। तो आपको भी उसी तरह की तरीके से T20 का वो मैच याद करना होगा जो अभी वर्ल्ड कप में आपने देखा है। आपको हर अपना इफर्ट लगाना है, तभी आप परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस प्रश्न में देखिए 37 अध्याय और 484 धाराएं जो हैं, 37 चैप्टर और 484 जो है सेक्शन हैं इस अधिनियम के अंतर्गत। अभी आप कुछ समय के लिए BNSS को भूल जाइए, उससे संबंधित प्रश्न भी आपको मिलेंगे, जो कि क्यूबिक्स का ऑफिशियल चैनल है। यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलेगी। आप अपना जो हमारा एप्लीकेशन है, क्यूबिक्स क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाकर और वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वहाँ से आपको नए और पुराने सभी और जो भी रेलवे से संबंधित जो है सारी चीज़ें वहाँ से आपको मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, देखिए, आशा है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा यह हमारा प्रयास। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है दंड प्रक्रिया संहिता में? संसद अथवा किसी राज्य विधानसभा द्वारा? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, केवल संसद द्वारा। मेरे हिसाब से यही सही होना चाहिए कि केवल संसद के द्वारा ही जो है दंड प्रक्रिया संहिता जो है, केवल संसद के द्वारा जो है इसके मूल प्रावधान में संशोधन जो है केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। तो जो हमारे प्रश्न के हिसाब से बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
दंड प्रक्रिया संहिता की सबसे अद्भुत विशेषता किसे कहा जाता है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ज्यूडिशरी से लेकर और जो भी छोटे बड़े एग्जाम में सबसे पूछा जाता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की सबसे अद्भुत विशेषता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। कार्यपालिका सा और न्यायपालिका का अलग अलग पृथककरण, दोनों का ये सबसे अच्छी खूबसूरती है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, यह जो दंड प्रक्रिया संहिता की सबसे बड़ी विशेषता इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर जाते हैं। जमानती अपराध से क्या तात्पर्य? अब देखिए वो पोर्शन आ गया आपका जहां से गलतियां होती हैं एग्जाम में, और आप 2-3 परीक्षा दिए हैं, आपको स्वयं जानकारी होगा कि इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और इस तरह के प्रश्न में बहुत सारी गलतियां होती हैं। बाद में जब हम पेपर देकर आते हैं तो आपस में चर्चा करते हैं तो बोलते अरे यार ये तो हमको याद था और ये गलत हो गया। तो इस तरह के प्रश्नों पर आप लोग प्रैक्टिस करिए। जमानती अपराध, जमानती अपराध से क्या तात्पर्य है? देखिए ये प्रश्न आपको थोड़ा सा फंसाने वाला लग सकता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जमानती अपराध को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। 2A में इसको परिभाषित किया गया है। अब एक एक चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसा अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है। आपको सेक्शन 1 याद आ रहा होगा। सेक्शन 1 का जो है खंड 1 जिसमें जो है खंड 2 में जो जिसमें बताया गया है कि ऐसा अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है वह क्या होगा? जमानती अपराध माना जाएगा। या ऐसा अपराध जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बना दिया गया हो। देख लीजिए ये दोनों चीजें जो हैं आपको खंड 1 के अंतर्गत मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी 1 और 2। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये दोनों चीजें, जमानती अपराध कौन सा है? ऐसा अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है, या ऐसा अपराध जो तत्समय प्रवृत्ति यानी कि वर्तमान जो उस समय की जो धारणा है, उस समय की जो प्रवृत्ति है, किसी अन्य विधि द्वारा उसको जमानती बना दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। निम्नलिखित युग्मों में एक कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए अब आपका हमारा डेफिनेशन का पार्ट आ गया। इसमें एक जो है इसमें सुमेलित नहीं है, उसी को देखना है। आप सभी भी इस प्रश्न को लगाइए। क्या धारा 2 में पुलिस रिपोर्ट है? बिल्कुल है, आर से रिपोर्ट हो गया। संज्ञेय अपराध क्या 2 में है? CL को हम लोग अभी पढ़े हैं। 2 में जो है संज्ञेय अपराध और L में असंज्ञेय अपराध। जमानती अपराध किसमें दिया गया है? 2 देखिए यही गलत हो जाता है। जमानती अपराध किसमें दिया गया है? यह जमानती अपराध दिया गया है 2A में जो है जमानती अपराध दिया गया है, और 2B में क्या दिया गया है? 2B में दिया गया है आरोप दिए गए हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो है गलत सुमेलित कौन सा हो गया? यह जो है जमानती अपराध वाला ये सेक्शन जो है गलत सुमेलित हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, और अन्वेषण को 2H में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। आप अपने कमेंट देते रहिए, और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक अपना जो है इसमें अपनी सहभागिता दिखाएं, क्योंकि हमारा जो यह मेहनत है, बहुत कठिन मेहनत से आपके द्वारा ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। आरोप की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो आइए देखते हैं ऑप्शन पर एक बार देख लेते हैं। 2A में क्या है? जमानती व अजमानती। धारा 2B में क्या है? आरोप दिया गया है। 2C में क्या दिया गया है? 2C में संज्ञेय दिया गया है, और 2D में क्या दिया गया है? परिवाद। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हमारा पूछ रहा है कि आरोप को किस में परिभाषित किया गया है? तो 2KB में आरोप को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 2KB में आरोप को परिभाषित किया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि जमानती और गैर जमानती अपराधों की सूची दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है? देखिए वही प्रश्न फिर घूम के आ गया आपको। अभी हम लोग बार बार पढ़े हैं, प्रथम अनुसूची में जो है जमानती और गैर जमानती अपराधों को वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न संख्या 14, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी। फिर वही आपका प्रैक्टिस आ गया। देखिए ध्यान से इसको पढ़िए, यहाँ से आपकी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो इसको पढ़िए। आप संज्ञेय अपराध के बारे में जानते हुए भी और गलत करते हैं। तो सबसे पहले संज्ञेय अपराध को जानते हैं कि किसमें परिभाषित किया गया है? 2C में जो है संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। इसमें कह रहा है कि आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। गलत हो गया पहले ही। क्या? संज्ञेय अपराध में पुलिस को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा क्या कह रहा है
कि आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है, साथ ही मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना मामले का अन्वेषण भी किया जा सकता है। ये प्रश्न भी अपने हिसाब से ये प्रश्न सही है, बिल्कुल इसमें कहीं से कुछ त्रुटि नहीं दिख रही है। और तीसरा कह रहा है कि आरोपी को रिमांड आदेश के बिना पुलिस हिरासत में, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2, संज्ञेय अपराध के मामले में जो है पुलिस अधिकारी आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है और साथ ही मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना मामले का अन्वेषण भी प्रारंभ कर सकता है। तो प्रश्न संख्या 14 था ये। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 के ऊपर। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में संज्ञेय अपराध परिभाषित किया गया है। फिर वही चीज जो है आ गया, ए में आपका जमानती अजमानती हो गया, बी में आपका आरोप हो गया, सी में आपका जो है संज्ञेय अपराध हो गया। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 होगा, या ऑप्शन नंबर 2 के सी में दिया गया है संज्ञेय अपराधों के बारे में। प्रश्न संख्या 16 आते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है कि संज्ञेय अपराध की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन इस परिभाषा के अनुसार सही नहीं है। अब कुछ कथन दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन है जो संज्ञेय अपराध के बारे में सही कथन नहीं है, इसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं 1 क्या कह रहा है, जिसके बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं जो सेक्शन 154 जो हमारा है उसको थोड़ा सा एक जिसमें से कि FIR करने के बाद जो है अपराध का जो है अन्वेषण होता है। तो सेक्शन 154 के अंतर्गत CRPC के अंतर्गत जो है इस पे FIR लिखी जाती है और उसके अंतर्गत जो है आगे की जो है कार्रवाई प्रारंभ की जाती है, इसमें अन्वेषण शुरू होता है। तो क्या दिया है, जिसके बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, मजिस्ट्रेट ही जिसके बारे में संज्ञान कर सकता है, ये भी ऑप्शन सही है। ऐसा अपराध जो 2 वर्ष, अच्छा सही नहीं है पूछ रहा है, ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से कम की सजा वाला हो। अब इसमें हम आपको समन मामलों के ऊपर ले जाते हैं जिसमें बताया गया है कि ऐसे अपराध जो कि जिनमें 2 वर्ष से कम की सजा हो वो जो समन मामले होंगे, और समन मामले जो होते हैं तो ऐसे अपराध जो है असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। हमारा प्रश्न है कि ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से कम की सजा वाला हो, तो यह यहाँ से गलत हो गया। जो 2 वर्ष से कम सजा वाला जो मामला हो वो कौन सा हो जाएगा, असंज्ञेय अपराध हो जाएगा, असंज्ञेय अपराध हो जाएगा। तो इस हिसाब से यह प्रश्न जो हमारा गलत कथन पूछ रहा है कि इसके अनुसार कौन सा सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है। बाकी ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान हो यह संज्ञेय होगा, ये भी सही है। मजिस्ट्रेट जिसके बारे में संज्ञान कर सकता है, ये भी कथन सही है। और जिसके बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है सेक्शन 154 के अंतर्गत FIR लिखने के बाद, तो वो ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है गलत कथन हो गया। तो ये इस प्रश्न के लिहाज से ये ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक संज्ञेय अपराध विचारणीय है। देखिए आपको ये प्रश्न बिल्कुल जाने पहचाने लगते हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्नों में गलती होने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक संज्ञेय अपराध यहाँ पर हमारे ऑप्शन को देखने से पता पूछ रहा है कि किस न्यायालय के द्वारा विचारणीय है। तो एक संज्ञेय अपराध विचारणीय है किस न्यायालय के द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या सत्र न्यायालय के द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो संज्ञेय अपराध में जो है जो दिया गया है 2 के सी में कि जो है संज्ञेय अपराध मामलों को का जो प्रथम अनुसूची में दिया गया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा या सत्र न्यायालय के द्वारा जो है संज्ञेय मामलों का विचारण किया जा सकता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा और या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा या सत्र न्यायालय के द्वारा जो है संज्ञेय मामलों का अन्वेषण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2D में परिभाषित परिवाद किस प्रकार के अपराध से संबंधित है। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। परिवाद आपने सुना होगा, 2-3 चीजें आपने सुना होगा जो कि जांच और अन्वेषण और परिवाद, ये तीनों चीजें क्या होती हैं इसके बारे में आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले प्रश्न की तरफ जाते हैं। 2D में सबसे पहले जान लीजिए 2D में परिवाद दिया गया है। तो 2D में परिभाषित परिवाद किस प्रकार के अपराध से संबंधित है। केवल संज्ञेय मामलों में क्या परिवाद दिया जा सकता है या केवल असंज्ञेय मामलों केवल असंज्ञेय अपराधों से में जो है परिवाद दिया जा सकता है या A B दोनों से दिया जा सकता है। तो 2D में दिया गया है कि संज्ञेय तथा असंज्ञेय दोनों मामलों में जो है परिवाद दिया जा सकता है। तो परिवाद दोनों मामलों में दिया जा सकता है। तो परिवाद होता क्या है, परिवाद किसके द्वारा दिया जाता है, परिवाद जो है पुलिस के द्वारा दिया जाता है। जब किसी मामले में जब FIR या NCR जब फाइल हो जाती है तो पुलिस जो है तफ्तीश करती है कि मामला संज्ञेय है या असंज्ञेय है। अगर मामला
असंज्ञेय है या संज्ञेय है तो पुलिस उसमें परिवाद देती है और पुलिस उसमें परिवादी के रूप में कार्य करती है। तो पुलिस रिपोर्ट और परिवाद बिल्कुल अलग अलग है, आगे के प्रश्नों में क्लियर होगा। यहाँ से हमारा प्रश्न क्लियर क्या होता है कि जो है परिवाद जो है संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों अपराधों के मामलों में दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए इसमें एक देखिए एक्सप्लेनेशन, इसको देख लीजिए। 2D के अनुसार परिवाद जो कि मतलब क्या है, इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से उससे किया गया यह अभिकथन है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात हो, अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। देखिए यहाँ बहुत कथन ये हो गया, यहाँ कई बार यहाँ से ऑप्शन में भी बनता है कि परिवाद क्या पुलिस रिपोर्ट है, तो ये जान जाइए कि परिवाद जो है पुलिस रिपोर्ट नहीं है। यदि स्पष्ट यहाँ पे दे दिया गया है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से अगर किसी व्यक्ति के द्वारा मजिस्ट्रेट के माध्यम से यह कहा गया है, यह अभिकथन किया गया है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात हो, अपराध किया है, तो वह जो क्या है वह परिवाद कहलाता है। और परिवाद जो है यह पुलिस रिपोर्ट नहीं है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व क्या है। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व क्या है, इसका देख लीजिए। गलत कार्य होने का अभिकथन, अधिकार के हनन होने का अभिकथन, किसी शारीरिक चोट का अभिकथन, किसी अपराध के कारित होने का अभिकथन जिस पर कार्रवाई होना अपेक्षित है। तो सबसे सूटेबल जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। यानी कि परिवाद कब दिया जाता है, सबसे आवश्यक तत्व उसका क्या है कि किसी अपराध अगर कारित होता है तो उसका अधिकथन जो है वो वादी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिस पर कार्रवाई करना अपेक्षित होता है। यह जो है न्यायालय या मजिस्ट्रेट के माध्यम से दिया जाता है। तो यह क्या है, यह किसी अपराध को कारित होने का अभिकथन जिस पर कार्रवाई करना अपेक्षित है। अगला जो है प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है, ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट समझी जाएगी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या उसको पुलिस रिपोर्ट कहा जाएगा, अंतिम रिपोर्ट कहा जाएगा, या मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट कहा जाएगा, या परिवाद कहा जाएगा। इस प्रश्न को देख लीजिए। तो सबसे पहले 2D का स्पष्टीकरण एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं। 2D का जो स्पष्टीकरण पिछले बार में हम लोग देखे थे परिवाद का, देखिए इसमें दिया गया है कि परिवाद इसके अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से उससे किया गया अभिकथन, चाहे किसी व्यक्ति को के विरुद्ध जो ज्ञात हो या अज्ञात हो अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। अब यही प्रश्न यहाँ से देख लीजिए हमारा, देखिए पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। सबसे पहले तो यही ये चीज़ जो है यहीं पर समाप्त हो गया कि इसके अंतर्गत जो है पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। अंतिम रिपोर्ट भी इसको नहीं कहा जाएगा, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी नहीं कहा जाएगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, परिवाद कहा जाएगा। यानी ऐसे किसी मामले में अन्वेषण के पश्चात, मान लीजिए कि ये ए नाम का जो है ये पुलिस अधिकारी है, इसको बी नाम के व्यक्ति के द्वारा इनको जो है यह परिवाद दिया गया है कि एक व्यक्ति के द्वारा उनको जान से मारने का प्रयास किया गया है। अब इनके द्वारा यह जांच किया जाएगा, यह अन्वेषण किया जाएगा कि क्या यह वाकई में जान से मारना था या आपसी में छोटा मोटा झगड़ा था, यह संज्ञेय मामला था या असंज्ञेय मामला था। तो यह परिवाद जो है, यह जो जब इनको क्लियर हो जाएगा कि ये मामला असंज्ञेय है तो इनके द्वारा जो है परिवाद दी जाएगी। यह पुलिस रिपोर्ट से बिल्कुल भिन्न है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिए, धारा 2D के बारे में स्पष्टीकरण दे रहा है कि ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है। जो मैं अभी बताने की आपकी कोशिश कर रहा था कि ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात पुलिस अधिकारी को असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, कि उस पुलिस अधिकारी को क्लियर हो जाता है कि यह मामला असंज्ञेय है, तो पुलिस अधिकारी के द्वारा दी गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी। पुलिस अधिकारी के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी कि नहीं यह जो है इस तरह का मामला था, यह संज्ञेय मामला नहीं है, असंज्ञेय मामला है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको उस परिवाद को जो पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी उसको परिवाद समझा जाएगा, और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है उसको परिवादी समझा जाएगा। आशा है आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से बहुत सारी चीजें। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में उच्च न्यायालय को परिभाषित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एक बार आप लोग जरूर देखें और सभी बताएं इसका जो है। तो एक बार देख लेते हैं। ए में जो है जमानती अजमानती हो गया, जमानती व अजमानती। धारा 2 के बी में क्या हो गया, आरोप आ गया। धारा 2 के ई में जो है आपका उच्च न्यायालय हाईकोर्ट आ गया, उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट आ गया। और 2 के आई में जो है
न्यायिक कार्रवाई आ गई। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी 2 के ई में जो है उच्च न्यायालय को दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 22 है, भारत में वे राज्य अभिप्रेत हैं, भारत से वे राज्य अभिप्रेत है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है जिन पर इस संहिता का विस्तार है, संपूर्ण भारत का क्षेत्र चाहे उस पर इस संहिता का विस्तार हो या न हो, यह गलत हो गया। जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत, ये भी गलत हो गया। जम्मू कश्मीर के सहित संपूर्ण भारत है उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 होगा, भारत में वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिन पर इस संहिता का संपूर्ण विस्तार है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 का रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है, किसके द्वारा जांच किया जाता है? केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा, गलत हो गया। पुलिस अधिकारी के द्वारा नहीं, पुलिस अधिकारी के द्वारा क्या किया जाता है? अन्वेषण किया जाता है, जांच नहीं किया जाता है। सत्र न्यायालय के द्वारा, ये भी गलत हो गया। मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा, ये सही अभिकथन होगा। मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा जो है क्या किया जाता है? यह जांच किया जाता है मजिस्ट्रेट व न्यायालय के द्वारा, इसीलिए इसको जो है न्यायिक कार्रवाई भी माना जाता है। इसीलिए इसको क्या माना जाता है? न्यायिक कार्रवाई के रूप में भी इसको माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो है जांच जो है मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अब इसमें देखिए गलत उत्तर बताना है। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जांच न्यायालय के द्वारा किया जाता है, सही अभिकथन है। हमको क्या बताना है? गलत कथन को पकड़ना है। जांच आरोप विरचित करने के बाद की जाती है, ये हमें लग रहा है कि गलत ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जांच जो है, जांच पहले जांच करने के बाद तब आरोप विरचित किए जाते हैं। जांच आरोप से पहले विरचित नहीं किए जाते हैं, जांच करने के बाद तब आरोप विरचित किए जाते हैं कि मामला संज्ञेय है असंज्ञेय है। तो यह ऑप्शन जो है गलत, पहले ऑप्शन में ये गलत हो गया। तीसरा क्या करें कि जांच आरोप विरचित करने से पूर्व की जाती है, ये भी सही है। और जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा किए तो ये भी सही है, तीनों सही है। इसमें गलत कथन जो है ऑप्शन नंबर 2, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका, क्योंकि गलत उत्तर पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका जो है 2 जो है इसका सही आंसर होगा इस प्रश्न के लिहाज से। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी न्यायिक प्रक्रिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया। देखिए, अन्वेषण क्या न्यायिक प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक पुलिस का प्रक्रिया है। अन्वेषण जो है पुलिस के द्वारा किया जाता है, किस लिए? तो साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए। जांच एवं अन्वेषण, जांच एवं अन्वेषण क्या एक न्यायिक प्रक्रिया है? तो जांच तो है लेकिन अन्वेषण नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। जांच एवं विचारण क्या ये न्यायिक प्रक्रिया? हाँ, ये न्यायिक प्रक्रिया, इसको न्यायिक प्रक्रिया, जांच एवं विचारण इसको क्या बोला जाएगा? न्यायिक प्रक्रिया, यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग इसको बोला जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन हो गया। जिसमें अन्वेषण ये सब गलत हो गया ऐसे ही, तो आप देख लीजिए इसमें आपका जांच एवं विचारण पड़ा। कभी कभी देखिए इस तरह के ऑप्शनल प्रश्नों में कभी कभी लगता है कि जांच एक किसी में दे दिया, किसी में विचारण दे दिया और किसी में दे दिया दोनों, तो हमको ये कंफ्यूज नहीं होना है, हमको दोनों पे लगाना है। अगर जांच और विचारण अगर दोनों है, दोनों अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमको जो तीसरा ऑप्शन जरूर होगा उसमें उपरोक्त दोनों, तो उपरोक्त दोनों पर लगाना है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो न्यायिक प्रक्रिया कौन सी है? जांच और विचारण, ये कौन सा है? यह न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H में क्या परिभाषित है? दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो है 2H में क्या परिभाषित है? तो सबसे पहले ही आप देख लीजिए, ये जी में आपका 2 का जी में आपका जांच हो गया, और 2 के बी में आपका आरोप हो गया, और 2 के एन में आपका जो है अपराध हो गया, और अन्वेषण को जो है 2 के एच में जो है 2 के एच में जो है अन्वेषण को दे दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 होगा, अन्वेषण को 2 के एच में दे दिया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 2H के बारे में थोड़ा सा एक स्पष्टीकरण है, इसको देख लेते हैं। 2H के अनुसार अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाही हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जा सकता है। अन्वेषण के बारे में यही क्लियर कर रहे हैं कि जांच जो है यह न्यायालय जो है मजिस्ट्रेट या के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो अन्वेषण है, यह अन्वेषण जो है इसके अंतर्गत वे सब कार्रवाइयां हैं जो इस संहिता का अधीन पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है साक्ष्यों को एकत्र करने के लिए। यहाँ पर दे दिया स्पष्ट, देखिए, मजिस्ट्रेट से भिन्न, मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्र करने के लिए दिया जाए, उसको क्या बोलेंगे? अन्वेषण कहा जाएगा, जिसको कि इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं, और इसको जो है आम भाषा में जो पुलिसिया भाषा में जो है इसको तहकीकात भी बोलते हैं।
अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा संयोजन सुमेलित नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा संयोजन जो सही नहीं है। पहला क्या कह रहा है कि पहला कह रहा है कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय करता है जांच। ठीक है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय क्या करता है, यह जांच करता है, यह बिल्कुल सही कथन है। और क्या इसका उद्देश्य साक्ष्य एकत्र, किसका, अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है, साक्ष्य एकत्र करना, यह भी कथन सही है। यह साधारणतया आपराधिक मामलों का दूसरा चरण है। जांच जो है आपराधिक मामलों का दूसरा चरण है, यह भी बिल्कुल सही है। पहला एफआईआर, दूसरा जांच, और चौथा यह न्यायिक कार्रवाई है, अन्वेषण। ये जो है हमारा गलत हो गया। अन्वेषण क्या है, यह न्यायिक कार्रवाई नहीं है, यह एक पुलिस कार्रवाई है, तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो इसमें से सुमेलित नहीं है, तो यह इसका नेगेटिव हो गया। 4 जो है सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसके बारे में कह रहा है, पुलिस अन्वेषण पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना होता है, यह भी सही है। अन्वेषण न्यायिक कार्रवाई है, यही गलत हो गया। और अन्वेषण न्यायिक कार्रवाई नहीं है, ये सही हो गया। तो इस ऑप्शन का ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका क्या हो गया, असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, पुलिस के द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण का क्या उद्देश्य है। पुलिस के द्वारा जो अन्वेषण, जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उसका क्या उद्देश्य है। अभियुक्त को गिरफ्तार करना, नहीं। अभियुक्त को दंड देना, ये भी नहीं, पुलिस का काम ही नहीं है, दंड से कोई मतलब ही नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना, यह जो है बिल्कुल सही है। तो इस ऑप्शन का ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है सही ऑप्शन होगा। पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है 2H के अंतर्गत, वह जो है अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करने के लिए होता है। अगला चलिए प्रश्न संख्या 31 पे आ जाइए। प्रश्न संख्या 31 करा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा न्यायिक कार्रवाई यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग को परिभाषित करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया है। तो इस प्रश्न को एक बार आप लोग उत्तर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बताइए। 2I, देखिए पहला ही हमारा हो गया, यह जो है 2I जो है यह क्या है, न्यायिक कार्रवाई। न्यायिक कार्रवाई यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग को किस में दिया गया है, यह जो है 2I में दिया गया है। न्यायिक कार्रवाई में जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग है। तो अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध किस धारा में परिभाषित किए गए हैं। देखिए फिर वही प्रश्न आ गया, असंज्ञेय अपराध 2K किसमें, असंज्ञेय अपराध किसमें किए गए हैं, 2KL में जो है असंज्ञेय अपराध किए गए हैं। C में संज्ञेय अपराध है और 2KL में असंज्ञेय अपराध है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। असंज्ञेय अपराध का अर्थ एक ऐसा अपराध है, फिर देखिए फंसाने वाला क्वेश्चन आ गया। इस तरह के क्वेश्चन में आदमी अक्सर फंसता है। इसमें कहा जा रहा है कि असंज्ञेय अपराध के मामले में असंज्ञेय अपराध के का अर्थ क्या है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले चलिए एक एक ऑप्शन को बहुत सावधानी पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है। क्या कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। पुलिस असंज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी जो है बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकता है। दूसरा कह रहा है पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं कर सकता है। अच्छा, इसमें कर सकता है, इसमें नहीं कर सकता है, ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। पुलिस अधिकारी जमानत दे सकता है, ये भी गलत हो गया। और पुलिस न्यायालय, केवल न्यायालय जमानत दे सकता है, ये भी गलत हो गया। तो इस ऑप्शन का पुलिस अधिकारी जमानत, अच्छा सॉरी देखिए, तो ये कथन सही हो गया, न्यायालय भी जमानत दे सकता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 होगा, पुलिस अधिकारी जमानत दे सकता है असंज्ञेय मामलों में। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 40, धारा 2 का W, धारा 2 का N, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 यानी 2 के N में जो है अपराध को परिभाषित किया गया है। 2 के N में अपराध को परिभाषित किया गया है। 2 के W में क्या है, 2 के W में सम्मन है, सम्मन मामला है। और इसमें जो है धारा 2 के N में अपराध को परिभाषित किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 क्या कर रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2U के अंतर्गत लोक अभियोजक से अभिप्रेत है। लोक अभियोजक धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त कोई व्यक्ति, बिल्कुल सही है। धारा 24 के अंतर्गत जो है लोक अभियोजक को की नियुक्ति की जाती है, जो कि जिसकी परिभाषा 2 के U में दिया गया है। लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, यह भी सही है। और तीसरा ऑप्शन करा 1 और 2 दोनों, तो 1 और 2 ऊपर का दोनों कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। 36 नंबर क्या कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध की प्रकृति होती है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध की प्रकृति क्या होती है,
जमानती और सामान्य बिल्कुल होती है, जमानती होती है और सामान्य होती है। केवल गंभीर प्रकृति के लिए, ये भी गलत हो गया। जमानती और गंभीर के लिए और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन 36 नंबर क्वेश्चन होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल बिल्कुल सही इसका जो है ऑप्शन है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न संख्या 37। संबंध मामले का क्या अर्थ है? तो सबसे पहले जान लीजिए, संबंध मामले को 2 के W में इसको परिभाषित किया गया है। 2 के W में इसको परिभाषित किया गया है। यह एक ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है? संबंध मामले का अर्थ है। तो एक ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है, यह 2 के W में बताया गया है कि जो है ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है उसको क्या कहा जाएगा? संबंध मामला कहा जाएगा। ऐसा मामला जिसमें प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती है, इसको ये भी गलत, ये गलत हो गया। एक ऐसा मामला जिसके द्वारा चोरी का विचारण होता है, ये भी गलत हो गया। एक ऐसा मामला जिसमें विचारण के दौरान केवल समन ही जारी किया जा सकता है, ये सभी ऑप्शन में। ऐसा मामला जो वारंट का मामला नहीं है वो क्या हो जाएगा? समन मामला हो जाएगा। और इस तरह के मामलों में जो है जिसमें 2 वर्ष तक के 2 वर्ष से कम की सजा जो होती है वो क्या होते हैं? समन मामले होते हैं। और इसकी प्रकृति क्या? जमानती या वो साधारण प्रकृति इसकी होती है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, समन मामला ऐसा मामला अभिप्रेत है जो संबंधित 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से, यह गलत हो गया। समन मामला ऐसा मामला जिसमें 2 वर्ष से कम के अपराध का जो है, और दूसरा क्या करें कि 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित ये संबंध मामले होंगे, ये सही ऑप्शन है। आजीवन कारावास से दंडनीय मामलों का अपराध से ये भी गलत हो गया। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों से संबंधित जो मामले होते हैं वो संबंध मामले होते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं 39 नंबर। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2X में वारंट केस परिभाषित किया गया है। 2X मीन्स वारंट, वारंट X मीन्स क्या हो गया कि बिल्कुल समाप्त हो गया, यहाँ क्रॉस का चिन्ह लग गया। तो 2X में वारंट को परिभाषित किया गया है। वारंट कैसे परिभाषित किया गया है? कैसा मामला है जिसमें अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या ऐसी सजा से दंडनीय हो जो 3 वर्ष तक के कारावास से अधिक है, जो 2 वर्ष तक के कारावास से अधिक है, यही इसका सही है। देखिए 3 वर्ष नहीं, जो 2 का जो X दिया गया है, तो इसमें दिया गया है कि वारंट मामला ऐसा मामला है जो समन मामला से भिन्न है और जिसमें जो है अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या ऐसी सजा से दंडनीय है जो जिसकी सजा 2 वर्ष तक के कारावास से अधिक है, या अपराध या मृत्यु, आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय है, वो कौन सा वारंट मामला होगा? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 2 वर्ष तक के कारावास से अधिक के मामले जो है जिसमें या अपराध जिसमें जो है मृत्यु, आजीवन कारावास या ऐसी सजा से दंडनीय हो, वह कौन सा होगा? वह वारंट मामला होगा। चलिए, समय भी बहुत ज़्यादा हो गया और जल्दी जल्दी हम लोग शुरू करते हैं। विक्टिम को भारतीय दंड के संहिता में किसमें परिभाषित किया गया है? आहत या विक्टिम। विक्टिम शब्द बहुत ही कई बार आप लोगों ने देखा होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए 2 का W का A में क्या है? विक्टिम। विक्टिम यानी कि आहत। आहत जो है, या इसको कह सकते हैं। तो विक्टिम शब्द को जो है किसमें? 2 के W A में जो है इसको परिभाषित किया गया है। और इसको कब परिभाषित किया इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। इसको जो है 2008 का जो संशोधन हुआ है, 2008 का जो संशोधन हुआ है हमारे CRPC में, तो उसमें जो है उसके अंतर्गत जो है 31 दिसंबर 2009 को जो है इसको जो है इसमें पहले W था, तो W के अंतर्गत A को जोड़ा गया, तो 2 के WA में विक्टिम शब्द को परिभाषित किया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए 2WA के बारे में एक स्पष्टीकरण है। 2WA के अनुसार पीड़ित का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो ऐसे किसी कार्य या लोप के कारण कारित हानि या क्षति से पीड़ित हुआ हो जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है और पीड़ित में उसके संरक्षक या उसके विधिक वारिस भी सम्मिलित है। तो कभी प्रश्न इस तरह का आ जाए कि पीड़ित के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो इसको ध्यान रख दीजिए। उसके अंदर उसके संरक्षक और उसके विधिक वारिस जो होते हैं, जो कानूनी वारिस होते हैं, वो सभी सम्मिलित होते हैं। और पीड़ित व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति तात्पर्य है जो किसी कार्य के लोप के द्वारा या किसी कार्य के द्वारा किसी हानि या क्षति से पीड़ित हुआ हो, उसको क्या कहा जाएगा? पीड़ित शब्द कहा जाएगा। 2 के W के A में इसको परिभाषित किया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, उन शब्दों और पदों के जो दंड प्रक्रिया संहिता में प्रयुक्त हैं परंतु परिभाषित नहीं है किंतु उन्हें भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है, उनका। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही महीन चीज है और इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उन शब्दों और पदों को पद जो दंड प्रक्रिया संहिता में प्रयुक्त हैं परंतु परिभाषित नहीं है किंतु उन्हें भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है।
अब ये देख लीजिए क्या कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वैसे शब्द जो परिभाषित नहीं है किंतु उनको जो है आईपीसी के अंतर्गत उनको परिभाषित किया गया है, उनका क्या अर्थ होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग सबसे पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि यह जो है 2 के वाई में परिभाषित किया गया है। 2 का वाई आप लोग पढ़िएगा, 2 का वाई जिसमें दिया गया है कि उन शब्दों और पदों को पद जो दंड प्रक्रिया संहिता में प्रयुक्त हैं परंतु परिभाषित नहीं है किंतु उन्हें भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता में है। ये प्रश्न बिल्कुल सही है, उनका वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता में है। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है ऑप्शन सही होगा। उनका कोई अर्थ नहीं होगा, ये गलत हो गया। उनके वही अर्थ होंगे जो राज्य सरकार निर्धारित करेंगी, ये भी गलत हो गया। उनके वही अर्थ होंगे जो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, यानी कि उन शब्दों और पदों का जो दंड प्रक्रिया संहिता में प्रयुक्त नहीं है परंतु परिभाषित नहीं है किंतु उन्हें भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है, उनको धारा 2 के वाई के अंतर्गत उसका अर्थ वही होगा जो भारतीय दंड संहिता में होगा। आपको मालूम है कि आईपीसी और सीआरपीसी दोनों अलग अलग विधि है, एक प्रोसीजरल लॉ है तो एक जो है मौलिक विधि है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या 42 क्या कर रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में यह बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुरूप किए जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में यह बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुरूप किए जाएंगे। एक दोनों के पूरक हैं आईपीसी और सीआरपीसी, आपको मालूम होना चाहिए। तो धारा 4 में यह बताया गया, धारा 4 में यह बताया गया है, धारा 4 में बताया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 4 में यह बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुरूप किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या 43, देखिए 4 का एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ लीजिए, एक बार देख लेते हैं। 4 के अनुसार भारतीय दंड संहिता के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्रवाई इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी। यह 4 का एक क्लॉज 1 कह रहा है और 4 का क्लॉज 2 क्या कह रहा है, किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और अन्य कार्रवाई इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई की रीति या स्थान का विनिमय करने वाली तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन रहते हुए की जाएगी। आशा है आपको धारा 4 क्लियर हो गया होगा। धारा 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। 43 देखिए, 43 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ निगेटिव पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्ति किसी विशेष या स्थानीय विधि पर प्रभाव, ये बिल्कुल सही है। तत्समय प्रवृत्ति किसी विशेष या स्थानीय विधि पर प्रभाव, यह गलत कथन हो गया। देखिए इसमें अभी हम लोग देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी, ये भी गलत हो गया। तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी, ये भी गलत हो गया प्रश्न के लिहाज से, चूंकि सही कथन पूछ रहा है कि सही कथन नहीं है इसके बारे में। तो सही कथन हमको ढूंढना है, सही कथन जो कि गलत कथन है उसको ढूंढना है। तो यही हमारा 4 नंबर जो ये गलत कथन हो रहा है, क्योंकि तत्समय प्रवृत्ति किसी विशेष या स्थानीय विधि पर विधि पर लागू होगा। ये देखो थोड़ा सा गलत देखो, लागू होगा यह दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है सही ऑप्शन होगा। गलत कथन यह है कि तत्समय प्रवृत्ति किसी विशेष या स्थानीय विधि पर लागू होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते, प्रश्न का 44 का रहा है, एक जनपद में कितने वर्ग के आपराधिक न्यायालय होते हैं। जब हम लोग आगे चैप्टर 2 के अंतर्गत जो है एक जनपद में कितने न्यायालय होते हैं, तो एक जनपद में आप सभी को मालूम है कि एक जनपद में जो है 4 न्यायालय होते हैं, 4 न्यायालय होते हैं। और इसका वर्णन कहाँ दिया गया है, इसको वर्णन धारा 6 सीआरपीसी में दिया गया है। इसका वर्णन कौन कौन से न्यायालय इसको होते हैं, इसको देख लीजिए। सबसे पहले जो है पहला जो है सत्र न्यायालय होता है, दूसरा आपका क्या होता है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है, जिसमें कि महानगर मजिस्ट्रेट भी आते हैं, जो कि अभी बीएनएसएस में नए कानून में जिसको समाप्त कर दिया है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट आते हैं। और तीसरा कौन होता है, द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट होता है, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट होते हैं। और तीसरा कौन होता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिसके अंतर्गत जो है
आपके डीएम आते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, या जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में आते हैं। तो एक जनपद में कितने वर्ग के आपराधिक न्यायालय होते हैं? तो 4 तरह के जो है, 4 प्रकार के जो है आपराधिक न्यायालय होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देखिए यहाँ धारा 6 इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि सीआरपीसी की धारा 6 के अनुसार प्रत्येक जनपद में 4 प्रकार के दंड न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। पहला कौन? सत्र न्यायालय हो गया प्रथम। दूसरा कौन सा हो गया? देखिए यहाँ पे तीसरा नहीं होगा, दूसरा होगा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर क्षेत्र और महानगर मजिस्ट्रेट। अभी इसको समाप्त कर दिया गया है। अभी जो महानगर मजिस्ट्रेट को समाप्त कर दिया गया नए कानून में, लेकिन फिर भी इसको नए कानून के हिसाब से पढ़ेंगे। पहला सत्र न्यायालय, दूसरा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर क्षेत्र या महानगर मजिस्ट्रेट, और दूसरा होता है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और तीसरा होता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये धारा 6 में बताया गया है कि 4 प्रकार के न्यायालयों के बारे में, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45 का है, दंड न्यायालयों के वर्ग उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों में दंड न्यायालय होंगे। तो प्रत्येक राज्य के जो दंड न्यायालय हैं उनके बारे में पूछा रहा है। सेशन न्यायालय होगा ही। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी महानगर क्षेत्र के, ये भी होगा। जो अभी पिछला हम लोग देख रहे थे धारा 6 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उपरोक्त सही है, सभी सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि उपरोक्त सभी सही है। प्रत्येक जो है जनपद में जो है 4 जो है न्यायालय होंगे। सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायालय और द्वितीय वर्ग न्यायालय, और कौन सा और होगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 क्या कर रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय हो सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह व्यवस्था दिया गया है कि दंड न्यायालय जो है आपराधिक न्यायालय हो सकते हैं? तो धारा 6 में ही यह बताया गया है। धारा 6 के क्लॉज 2 में यह बताया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 6(2) के अनुसार यह व्यवस्था दी गई है कि उच्च न्यायालय जो है यह आपराधिक न्यायालय हो सकते हैं। धारा 6 के अनुसार बताया गया। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 1 होगा। धारा 6 के अंतर्गत यह बताया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 का है, निम्नलिखित में से कौन सेशन खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकता है या किसी जिले के को उपखंडों में विभाजित कर सकता है? इसके बारे में बताया जा रहा है। तो धारा 7 का ख देखिएगा आप लोग। धारा 7 का जो खंड ख है, इसमें दिया गया है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात सेशन खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकता है या किसी जिले के उपखंडों को विभाजित कर सकता है। यह धारा 7 सीआरपीसी के धारा 7 के ख में यह दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 3 होगा। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात सेशन खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकता है या किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकता है। 47 के बाद अब प्रश्न संख्या 48 पे आते हैं। दंड न्यायालयों के वर्ग में कौन सा न्यायालय सम्मिलित नहीं है? अभी हम लोग धारा 6 के अंतर्गत 4 प्रकार के न्यायालयों के बारे में पढ़े, जिसमें कि उच्च न्यायालय भी, इसमें उच्च न्यायालय है, जिला न्यायालय, सेशन न्यायालय, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो इसमें जिला न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो 48 का ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका जिला न्यायालय जो है यह दंड न्यायालय के अंतर्गत जो है जिला न्यायालय नहीं आता है। उच्च न्यायालय भी दंड न्यायालय है, सेशन न्यायालय भी और कार्यपालक मजिस्ट्रेट ये सभी दंड न्यायालय है। जिला न्यायालय जो है यह दंड न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए प्रश्न संख्या 49 में आते हैं। क्या दे रहा है, सत्र न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्र न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो आप धारा 9 में देखिएगा। धारा 9 सीआरपीसी के धारा 9 में दिया गया है कि सत्र न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। सत्र न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 2 हो गया। धारा 9 के अंतर्गत जो है सत्र न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अगला और लास्ट प्रश्न है, देखिए धारा 9 के बारे में एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा देख लीजिए। धारा 9 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ से जो है प्रत्येक सेशन न्यायालय में जो न्यायाधीश होगा, तो सेशन न्यायालय के जो न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों और सहायक सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा सत्र न्यायालय की स्थापना की जाती है।
अब अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस सेशन का, सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है। अभी ये प्रश्न जो है जस्ट अभी हम लोग तुरंत अभी पढ़े हैं, तो इसमें जो है उच्च न्यायालय के द्वारा जो है हाई कोर्ट जो है यह सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। कौन करता है? तो उच्च न्यायालय करता है। या 9, अभी हम लोग 9 में पढ़े हैं, ऊपर देख लीजिए, एक बार फिर देख लेते हैं। 9 में देखिए, ये 9 में कह रहा है कि उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों और सहायक सेशन न्यायाधीशों को सेशन न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। तो सेशन न्यायालय जो सत्र न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करता है? तो इसको करता है उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारे 50 प्रश्न थे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा है कि आप लोगों को ये इन प्रश्नों को करने में अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, जिसके तारतम्य में हम अगला वीडियो आप लोगों के लिए बना सके। हमारा प्रयास है कि पूरी आईपीसी सीआरपीसी से इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को खंड बाई खंड बना के आप लोगों के पास प्रस्तुत करें, जिससे कि आप लोगों की परीक्षा में आपकी तैयारी अच्छी हो। और इसी तरह के प्रश्नों का समावेश हमने जो प्रैक्टिस सेट हमने बनाया हुआ है, जो क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन है, जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप लगा सकते हैं और इस तरह के प्रश्नों पर भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, इस चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अपने दोस्तों में और अपने सर्कल में इन सारी चीज़ों को आप शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज्ञानवर्धन का यह सिलसिला जारी रहे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।